हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम जानेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है। बहुत से बच्चे डरते हैं सिंथेसिस की, ये कौन सी बला है, इतना कठिन टॉपिक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में समझेंगे कि सिंथेसिस होता क्या है। तो आपको भी कुछ भी नहीं पता है सिंथेसिस होता क्या है, तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंथेसिस होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जानेंगे कि सिंथेसिस कैसे, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर सिंथेसिस की परिभाषा जान लेते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन या संश्लेषण। अब देखिए डेफिनेशन, द सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सेंटेंस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। यानी कि सिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलाकर एक सिंगल सेंटेंस बनाया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन हिंदी में देख लीजिए आप लोग। सिंथेसिस का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, अर्थात जोड़ना, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो केमिकल्स को एक में जब उसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक हमारा नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अगर हम आसपास देख ले तो साइंस में पढ़े होते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जैसे कि जो पौधा होता है वो सूर्य से रोशनी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और धरती से अपना जल लेता है, तो सारी प्रक्रिया बनाकर अपना जो भोजन बनाता है वो सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि सभी को मिलाकर एक अलग बनाना, अलग चीज बनाना, उसी को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। उस शब्द समूह को सेंटेंस कहा जाता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक प्रेडिकेट या एक फाइनाइट वर्ब हो तथा जो अपना पूरा अर्थ देता है। यानी कि सेंटेंस उसे कहेंगे हम जो अपना अर्थ पूरा देता होगा, ये नहीं कि कोई आधा अधूरा होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इससे हमें पूरा अर्थ पता चल रहा है, कंप्लीट अर्थ कि वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपवाक या मुख्य उपवाक। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट ऐसा वाक्य है जो अपने आप में पूरा एक वाक्य होता है, वो किसी क्लॉज पर निर्भर नहीं रहता है, वो किसी क्लॉज पर निर्भर नहीं रहता है। अभी हम आगे जानेंगे क्लॉज क्या होता है। और जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो तीन मुख्य बात पर निर्भर करता है। पहला हमारा है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जिसके बारे में बात हो रही है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या हमारी है, सेकेंड वर्ब, जो काम हो रहा है, यानी कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है। और थर्ड क्या हमारा है, कंप्लीट थॉट, पूरे विचार, जिससे पढ़कर बात पूरी तरह समझ आ सके। यानी कि वो ऐसा सेंटेंस रहेगा जिससे हमें समझ में आएगा कि वो पूरी बात कह क्या रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल है सी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है। ये तो बात हमें समझ आ गई ना कि वो क्या कर रही है, उससे अर्थ भी पता चल रहा है कि वो पूरा पढ़ रही है। इससे कंप्लीट पूरी बात तो पता चल रही है कि वो आखिर कर क्या रही है, तो पढ़ रही है। आगे देखते हैं क्लॉज। अब समझेंगे हमारा क्लॉज क्या होता है। ठीक, क्लॉज किसे कहते हैं। अब देखिए क्लॉज समझिए, क्लॉज शब्दों का वह समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लॉज। ठीक, यानी कि इसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, उसी को तो हम क्लॉज कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मॉम इज कुकिंग, जो हमारा मॉम है वो क्या है, या मम्मी भी कह सकते हैं, माय मदर भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा इज कुकिंग है वो क्या है, वो हमारी वर्ब है। यही तो है हमारी, यही तो हमारा क्लॉज है। बिल्कुल आसान है। बाकी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्लॉज क्या होता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इसी को तो हम क्लॉज कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बार बार बदलती रहती है। देखिए अब डिफिनेशन देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब मतलब होता है सीमित क्रिया या परिमित क्रिया। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, वही चीज जो अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के अनुसार बार बार बदलती रहती है, वही चीज लिखा हुआ है। देखिए वे समस्त मुख्य वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होकर बदल जाती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और यस या ईएस फॉर्म, तथा समस्त हेल्पिंग वर्ब जिनमें प्राइमरी एक्सुलरी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और डिड के साथ मॉडल जैसे विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट आदि शामिल हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। समझ में आ गया। अब देखते हैं एग्जांपल। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे में एग्जांपल लेते हैं एक, ही इज गोइंग,
ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अगर इसका हम सब्जेक्ट बदल देते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगा। देखते हैं, अब आई कर देते हैं, क्या जगह आई एम गोइंग। अगर इसकी हम हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं तब भी ये बदल जाएगा। देखिए, और कर देते हैं तो हो जाएगा ही वाज गोइंग। यानी कि जब जब हम बदल रहे हैं तब तब ये सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार बदल जाता है। यही तो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। बाकी बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि अरे बाप रे बाप, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब तो यही होता है हमारा। अब देखिए आगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट क्या वर्ब होता है? इसमें बदलता नहीं है। देखिए, वह क्रिया वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट, पर्सन या टेंस काल के बदलने पर नहीं बदलती, उसे नॉन फाइनाइट क्रिया कहते हैं। इसका अपना कोई स्वतंत्र सब्जेक्ट नहीं होता है। अब इसका देखिए मुख्य काम क्या होता है। ये वाक्य में मुख्य क्रिया का काम न करके नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती है। यानी कि ये नाउन का काम नहीं करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, या तो ये एडवर्ब का काम करेगी। अब अगला देखते हैं कि नॉन फाइनाइट और कितने प्रकार की होती है। अब देखिए, नॉन फाइनाइट ये हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा है इन्फिनेटिव, इसका मतलब होता है क्रिया का साधारण रूप। और दूसरा हमारा जिरंड, इसका मतलब क्रियावाचक संज्ञा। और तीसरा हमारा है पार्टिसिपल, विशेषण क्रिया। ठीक, अब देखते हैं हमारा इन्फिनेटिव क्या होता है। अब देखिए इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है क्रिया का साधारण रूप। अब इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? देखिए, इन्फिनेटिव का सामान्य रूप है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इसके हिंदी अनुवाद में ना, ने, या के लिए शब्द आते हैं। यानी कि जब हम किसी भी वर्ब को इन्फिनेटिव बनाना रहता है तो बस टू वर्ब के आगे जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि खेलना एक अच्छी कसरत है। अब ऐसे हम बना सकते हैं एक और, टू रीड, ठीक, टू गो, ये क्या हमारी, यही तो हमारा इन्फिनेटिव है। अब आगे देखते हैं हमारी जिरंड क्या होती है। अब देखिए जिरंड, जिरंड मतलब होता है क्रियावाचक संज्ञा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरंड बनती है। यह नाउन का कार्य करती है। जिरंड के हिंदी अनुवाद में ना, ने आदि शब्द आते हैं। अब देखिए जिरंड कैसे बनेगा। जैसे कर देंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा, ठीक, और रीडिंग कर देंगे, ईटिंग कर देंगे। ये हमारा क्या है? यही तो हमारा जिरंड है। कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में आईएनजी जब ऐड कर देते हैं तो हमारा जिरंड बन जाती है। अब अगला क्या था हमारा, देखते हैं। अब हम समझेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए, पार्टिसिपल मतलब होता है विशेषण क्रिया। देखिए, ये वर्ब का वह रूप है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। जब कोई क्रिया का पार्टिसिपल बन जाती है तो हम उसे क्रिया नहीं मानकर एडजेक्टिव मानते हैं। क्या मानते हैं? उसे एडजेक्टिव मानते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हमारा है, पहला हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बस इसमें क्या करेंगे, कोई हमारी वर्ब है जैसे, ठीक, कोई हमारी वर्ब है जैसे गो है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। बस इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा, गोइंग बन गया, ठीक, समझाया। अब इसी तरह जब पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। देख लीजिए, जैसे जैसे यही था ना, वर्ब टू। अब देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल जो बनता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। टू गो है, बस इसको बनाना रहेगा तो इसको हम कर देंगे गॉन। ये यहां पर गोइंग रहेगा ना, कैसे हो गया है, गोइंग, ठीक। अब जो होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बनता है, बस इसमें हैविंग कर देते हैं एड, ऐसे ही हमारी वर्ब है ना, बस इसमें हम कह देंगे हैविंग गॉन कर देंगे। इसमें थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अब पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म रहेगी, अब परफेक्ट पार्टिसिपल में भी थर्ड फॉर्म रहेगी, जिसमें हैविंग जुड़ जाता है।
हैविंग गॉन हो जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने इतना समझा कि सिंथेसिस का पूरा बेसिक, यानी कि सिंथेसिस होता क्या है और उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में पूरा हमने समझ लिया कि पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक, जिरंड क्या होता है। तो हमने सभी टॉपिक जितना भी बेसिक था समझ लिए। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि सिंथेसिस कितने प्रकार के होते हैं और उसके कितने सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, और आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।